हेलो एवरीवन। कल हमने देख लिया था, यानी लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है हमें, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने वो चीज देख ली थी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है, फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो मेरे साथ लिखिए, जनरली तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 ही फैक्टर्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहला फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसी में हमारा एक और टॉपिक आ जाएगा, इसका सब टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसी का सब टॉपिक हो जाएगा। तो पहला फैक्टर क्या है जो रेट को अफेक्ट करता है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। और तीसरा टॉपिक क्या है, जो तीसरा फैक्टर क्या है, वो है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर T। और फोर्थ फैक्टर, जो लास्ट फैक्टर हमें यहां पढ़ना है, जो अफेक्ट करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, वो क्या होगा? वो होगा कैटलिस्ट। यानी कि कोई कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट है तब रेट कैसे डिफर करेगी। यानी ये 4 मेन फैक्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको लिख लेना, वो पहला फैक्टर होगा जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करेंगे हम, और उसी को आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पहला फैक्टर डिस्कस करेंगे, कौन सा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम डिस्कस करें तो पहली चीज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो कंसंट्रेशन की बात करें। हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होता है उसी के विद रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनता है, ये तो हमें पता है ना। यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा उतनी ही रिएक्शन की रेट क्या होगी? फास्ट होगी। यानी मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी चीज, ये थ्योरेटिकल बात है, पूरी की पूरी थ्योरेटिकल ही बात है, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे वो बताऊंगा। अभी तो थ्योरेटिकल अप्रोच है, क्योंकि रेट ऑफ एनी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हम क्या बता सकते हैं थ्योरेटिकली? थ्योरेटिकली हम क्या कह सकते हैं कि रेट जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? कंसंट्रेशन के। रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? कंसंट्रेशन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? कंसंट्रेशन की। और ये थ्योरेटिकल आइडिया है, सिंपल सी बात है, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हम बोल रहे हैं कि थ्योरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी किसकी? रिएक्टेंट की, रेट उतनी ज्यादा फास्टर होगी। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन की पावर n। इस कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी? n होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी? n। चलो यहां वाला n मिटा देता हूं, वरना तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहां कंसंट्रेशन लिखा है, ठीक है, इसकी पावर n, वेयर n जो होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। n क्या होगा? एक्सपेरिमेंटली क्या था? अभी तक तो हमने थ्योरेटिकली बात की थी, ये है एक्सपेरिमेंटली डाटा है। ये एक्सपेरिमेंटली हम क्या कर सकते हैं, इसको रेट लॉ भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटली हम क्या बोल सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ n। यानी कंसंट्रेशन की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कंसंट्रेशन जिसकी पावर कुछ n है। थ्योरेटिकली तो था सिर्फ इतना कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, लेकिन जब साइंटिस्ट को बोला गया कि आप एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किए, तो उन्होंने क्या किया? एक और फैक्टर को ऐड कर दिया, जो कि क्या था? n था।
और इसी n को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी थ्योरेटिकल कितना था, थ्योरेटिकल तो सिर्फ ये था कि जितनी ज्यादा रेट होगी, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उतनी ज्यादा रेट होगी। और एक्सपेरिमेंटली क्या बोला गया कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी कंसंट्रेशन के, लेकिन किसके, कंसंट्रेशन जिसकी पावर n है, ठीक है। और n वहां पे क्या बोला गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला गया। n को क्या बोला गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब n के बारे में कुछ बातें लिखते हैं कि n के बारे में कोई बात, क्या क्या बातें हैं हमारे पास। n कोई एक इंटीजर भी हो सकता है, n फ्रैक्शन भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, n may be an integer or may be in a fraction। यानी कि n क्या हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है और वो इंटीजर भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। n की वैल्यू, यही सबसे बड़ी खासियत है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, सिंपल सी बात है, n कुछ भी हो सकता है। और जो ऑर्डर है उसका कोई रिलेशन नहीं होता किसके साथ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता। और इस पॉइंट को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गलती यही करते हैं बच्चों, आप लोग गलती सबसे ज्यादा इसी पॉइंट पे करोगे, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं। पॉइंट क्या है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द order of a reaction, the order of a reaction have no relation with the stoichiometric coefficients of a केमिकल रिएक्शन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर उस केमिकल रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इंडिपेंडेंट होता है। वो सेम भी हो सकता है उनके जैसा और ना भी हो, जरूरी नहीं है, ठीक है, कि वो सेम ही हो। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है, हैव नो, कोई रिलेशन नहीं है इसका इसके साथ। ये पूरी तरह से अलग चीज है, स्टोइकियोमेट्री बिल्कुल ही अलग चीज है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि स्टोइकियोमेट्री इसके बिल्कुल इक्वल रहेगी। स्टोइकियोमेट्री इक्वल आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, दोनों ही बातें हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी फाइंड आउट बाय एन एक्सपेरिमेंट। यानी थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्ट जो फिर से इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन ओनली बी फाइंड आउट बाय एक्सपेरिमेंट। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जा सकता है, इसको थ्योरेटिकली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। क्या बात कर रहा हूं मैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है, थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। ये है जो पॉइंट है मेन, इनको एक बार आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं आगे वो भी इससे रिलेटेड है, बिल्कुल सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। हम कंसंट्रेशन वाला पार्ट ही पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन कैसे डिपेंडेंट है। अब देखो, जैसे जैसे रिएक्टेंट की, जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि जितना मटेरियल होगा उतना ही ज्यादा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो वो प्रोडक्ट बनेगा कैसे, रेट बनेगी कैसे। स्टार्टिंग में जो अमाउंट है वो भी तो डिपेंड ही करता है ना। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक मेन फैक्टर है किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, कि वो फास्ट है, स्लो है, मॉडरेट है, क्या है, ठीक है। अब इस चीज को हम डिस्कस करते हैं, फर्दर डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या बात कर रहे थे। अब मान लो मेरे पास क्या है, एक रिएक्शन है AA प्लस BB और इससे बन रहा है क्या, COC। सिंपल सी बात है, जहां पे A और B क्या है, रिएक्टेंट है, C क्या है, प्रोडक्ट है। और A स्मॉल b और स्मॉल c क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो अब अगर मुझे क्या लिखना है, रेट लॉ,
ध्यान से देखना, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रेट लॉ अगर मुझे लिखना है, रेट लॉ अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? जो पहले बताया था कि रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन टू द पावर एन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी के विद रिस्पेक्ट में हम इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे, इसी को रेट लॉ बोलते हैं। रेट लॉ क्या है? एक एक्सप्रेशन है। रेट लॉ क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर क्या है, रेट क्या है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कंसंट्रेशन के। और वो कंसंट्रेशन किसकी होती है? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। और वो किसी पावर के किसी एंड द कंसंट्रेशन इज रेज टू सम पावर, रेज टू सम पावर जिसको हमने बोला है एन, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। यानी कि वो इक्वल भी आ सकता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के एन, और इक्वल ना भी आए। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात करते हैं, रेट लॉ लिखते हैं। इस रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ लिखेंगे तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर, सम पावर, मान लो मैंने पी लिया, इनटू मेरे कंसंट्रेशन ऑफ बी, सम पावर क्या होगी? क्यू होगी। सिंपल सी बात है। ये मेरा, इसको आप, मैंने पी क्यू लिया है, आप एम एन ले लो, ओपी ले लो, ओ आर ले लो, आर एस ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सिंपल सी बात। मैंने तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये लिख दिया है बस। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटल वे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है भाई, एक्सपेरिमेंटल है। यानी कि रेट लॉ सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से देखो कि पी क्या है। पी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, वो क्या होगा? पी होगा। क्यू क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। ये पी और क्यू क्या है? ऑर्डर है किसके विद रिस्पेक्ट में? पी तो ऑर्डर है रिएक्शन का, किसके विद रिस्पेक्ट में? ए के विद रिस्पेक्ट में। और क्यू क्या है? ऑर्डर है रिएक्शन का, किसके विद रिस्पेक्ट में? बी के विद रिस्पेक्ट में। सिंपल सी बात है। और ओवरऑल ऑर्डर या टोटल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देख लेना, ये ऑर्डर निकालने के लिए आपके लिए जरूरी होगा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इज इक्वल टू जितने भी कंसंट्रेशन के ऊपर जितनी भी पावर लगी हुई है सबका सम कर दो। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, जो कि हमने यहां लिखा हुआ है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? P प्लस क्यू, इस केस के लिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि पावर क्या है? P और Q है ए बी की, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। यानी ये एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू, ये ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन टर्म की जितनी भी पावर होती है उनका सम, उनका सम क्या होता है? ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन है। सिंपल सी बात है। मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, मान लो NO2 प्लस O2 से क्या बन रहा है? NO बन रहा है, NO3 बन रहा है। ठीक है, अब मैं क्या ले रहा हूं, या फिर सिंपल, बहुत ही सिंपल लेते हैं, इसमें भी फिर तुम उलझोगे, बिल्कुल ही सिंपल चीज लेते हैं। देखो N2 प्लस H2 से क्या बनता है? NH3, अमोनिया बनता है। सिंपल सी बात है, कितना? 3H2 2NH3। अब ध्यान से देखना, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? जितनी इसकी पावर है, पावर क्या क्या है? 1 1, दोनों की पावर क्या क्या है? 1 और 1, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सिंपल सी बात है, ऑर्डर हमें पता चल जाएगा जब पावर, हम इनकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी? 1, इसकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी? 1। सिंपल सी बात है, उसी से पता चल जाएगा पावर कितनी? 2 3। सिंपल सी बात है। अब देखो नॉर्मल सी बात, ये मैंने जनरलाइज एग्जांपल दिया था, जनरलाइज, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, जनरलाइज एग्जांपल था, तो आपको पावर इसी से निकालनी है जो मैं अभी बता रहा हूँ, रेट लॉ के थ्रू। जब तक रेट लॉ नहीं निकालोगे आप ऑर्डर नहीं निकाल पाओगे। सिंपल सी बात है, पहले रेट लॉ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमारे पास रेट लॉ है, तो हम क्या करते हैं, रेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर से, रेट इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो रेट किसके इक्वल हो जाएगी? यानी आर इज इक्वल टू, आर मेरा क्या है? रेट। रेट इज इक्वल टू, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगता है। ठीक है, ये मेरा के एक कांस्टेंट है, और ए की पावर क्या हो जाएगा? P इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्या हो जाएगा? Q। ठीक है, ए की पावर P, बी की पावर Q। ये सिंपली सोल्व कर लिया हमने।
के यहां पर क्या है? अब बात आती है कि ये के क्या है। ये के क्या है? ये के है हमारा रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रेट कांस्टेंट बोलते हैं के को। के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट, या फिर इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। या फिर एक नाम और होता है इसका, एक और नाम है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको, या फिर हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। यानी अगर इन तीनों में से कोई भी चीज पूछी जाती है तो उसका मतलब के बारे में ही बात कर रहा है। के क्या है? ये है देखिए, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोला जाता है। अब के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? के निकलेगा ऐसे भाई, के इज इक्वल टू, अब के यहां तो आर यानी रेट डिवाइड बाई ए की कंसंट्रेशन रेज टू पी, बी की कंसंट्रेशन रेज टू क्यू। सिंपल सी बात है, यही होगा, ठीक है। अब ये तो के निकाल लिया, अब यूनिट कैसे निकालेंगे के की? हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो निकालनी सीख ली है ना, कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? रेट के डिवाइड में ये वाली टर्म लेके चले जाएंगे। सिंपल सी बात है, वेरिएंस ही तो करना है और कुछ नहीं है, सिंपल है। अब इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रेट कांस्टेंट की यूनिट डायरेक्ट पूछी जाती है आपके एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन डाल देगा या एडिशनल क्वेश्चन डाल देगा, पार्ट डाल देगा। और एचबीएससी में तो डायरेक्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में आती है एमसीक्यू टाइप में कि जीरो ऑर्डर का बताइए, यूनिट्स बताइए, रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट पूछते हैं के की। और ये नीट पीएमटी जेईई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी इनकी यूनिट को देखते ही आप बता सकते हैं कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। यानी यूनिट्स को देख के ही आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। जो नेक्स्ट टॉपिक है बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल इजी, छोटा सा टॉपिक है। वो क्या होगा? वो होगा हमारा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। उसको अभी हम करने जा रहे हैं, और वो क्या है? यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट की क्या बात करने वाले हैं? यूनिट्स के बारे में। सिंपल सी बात है, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में बात करना है तो मैंने आपको पहले जो यूनिट्स करवाई थी रेट की, वो आपको याद होनी चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट्स थी वो क्या थी, आपको रिकॉल करवा देते हैं, वो याद होनी चाहिए बस आपको। इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी पड़ेगा उसके बाद यूनिट्स के बारे में लिखना। जब रेट की यूनिट पता होगी तो रेट कांस्टेंट की इजीली पता चल जाएगी। देखते हैं कैसे, चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है। रेट किसके इक्वल है? रेट इज इक्वल टू में के इंटू ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, बी रेज टू द पावर क्यू। ये हमारे पास जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं, के की वैल्यू यहां से क्या आती है? के इज इक्वल टू में आर डिवाइड बाई ए की पावर क्या होगी? पी, और बी की पावर क्या होगी? क्यू। सिंपल सी बात है, इस चीज का हमें पता है। अब मैंने बताया था कि रेट की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी मोल पर लीटर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट होती है? रेट की। मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हम लास्ट लेक्चर में निकाल चुके हैं, मैं आपको सिखा चुका हूं निकालना। तो मोल पर लीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? रेट की। और डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन टू दी पावर एन। इसको हम किसकी पावर एन, क्योंकि P प्लस क्यू टोटल कंसेंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी? एन। यही तो है। अगर इनकी यूनिट निकलनी है तो ये कंसेंट्रेशन टर्म ही तो है, कंसेंट्रेशन की पावर, और P प्लस क्यू क्या होता है? एन हो जाता है। सिंपल है, जो मैंने अभी बताया पीछे वही चीज है। एन क्या है? एन इज इक्वल टू P प्लस क्यू, जो कि क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतने तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं आगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाई, अब जो कंसेंट्रेशन टर्म है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं। कंसेंट्रेशन को हम किस में नोट करते हैं? कंसेंट्रेशन को हम करते हैं मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर, सिंपल सी बात है।
मोल पर लीटर क्या है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। तो यहां क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर n हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहां क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर की पावर n हो जाएगा। सिंपल है। इसको हम रीअरेंज करके क्या लिख देंगे कि मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर, ये प्लस में ऊपर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो दोनों की दोनों सेम चीज है, मोल पर लीटर भी मोल पर लीटर भी, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पावर 1 माइनस में ये क्या होगा n, क्योंकि n किसका हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इनटू में क्या होगा, टाइम इनवर्स यानी कि सेकंड इनवर्स। टाइम जनरली सेकंड में दिया होता है, ये सेकंड, मिनट, आवर, डे किसी में भी दे सकते हैं आपको टाइम। मैं यहाँ सेकंड लेके चल रहा हूँ क्योंकि एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें यहाँ पे जनरली आपको टाइम इनवर्स लिखा भी मिल सकता है, टाइम इनवर्स भी मिल सकता है। मैं उसकी जगह क्या लिख रहा हूं, सेकंड इनवर्स। टाइम का मतलब मिनट, सेकंड, आवर, आपको कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, बस इतना ही फायदा है, ठीक है। इतना ही आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, यूनिट ऑफ के, के की यूनिट है ये। के की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब देखो, यूनिट निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। अब एक बात जिसको आप नोट डाल लो, ठीक है, एक बात जिसका आपको नोट डालना इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिट्स ऑफ के या यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि के की यूनिट डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर, यानी n की वैल्यू के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालनी है। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहली बात कर रहे हैं किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि वहां ऑर्डर क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या होगा, n इज इक्वल टू जीरो, यानी n इज इक्वल टू, यानी p प्लस क्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, n की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो उसके लिए k की यूनिट क्या होगी, जो k की यूनिट है उसको लिख रहा हूं, वो क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n। n की वैल्यू यहां क्या है, जीरो, तो 1 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, 1 को लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मैं टाइम यहां पर सेकंड ले रहा हूं इसीलिए सेकंड आया है, सिंपल सी बात है। तो k की यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी मोल पर लीटर पर सेकंड क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगी। और अगर कहीं भी मोल पर लीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब सेकंड करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या हो, फर्स्ट हो। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, उसमें ऑर्डर क्या है, 1। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, k की यूनिट क्या निकलेगी, जिसमें n की वैल्यू 1 हो। ऐसी रिएक्शन जिनमें n की वैल्यू 1 हो, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो, 1 हो, यानी ऑर्डर क्या हो, 1 हो, उसके लिए k की यूनिट क्या होगी, हमें देखना है। फॉर्मूला वही है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्योंकि 1 है तो फॉर्मूले में रखो, लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब 1 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, मोल लीटर इनवर्स की पावर 0 सेकेंड इनवर्स, और किसी की पी पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के। इसका मतलब k की यूनिट कितनी आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स। ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट्स क्या होगी, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स आ जाएगी। क्यों, क्योंकि मोल लीटर पर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इनटू की पावर 1 माइनस n होता है। n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब है थर्ड थिंग, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि सेकेंड ऑर्डर, यहीं तक हमें करना है, सेकेंड ऑर्डर तक ही हमारा काम है, उससे आगे नहीं है। सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या होगा? रिएक्शन का 2, मतलब n की वैल्यू 2, इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला लिखो, मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस 2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, तो 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। जब हम लिख रहे हैं कि 1 माइनस 2, इसका मतलब क्या हुआ कि मोल लीटर इनवर्स इसकी पावर -1 s की पावर -1 यानी सेकेंड इनवर्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? उल्टा कर दो सब कुछ, यानी मोल इनवर्स पर लीटर, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगी k की यूनिट किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हो जाएगी k की यूनिट, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट। और रेट ला मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, ये रेट ला ही है, सिंपल सी बात है, इससे हम यूनिट निकाल सकते हैं। और यूनिट डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सम है। जो कंसेंट्रेशन टर्म की पावर है, उन सारी पावर्स का सम क्या होता है? रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो चुका हमारा, उसके साथ यूनिट्स यानी रेट कांस्टेंट हो गया और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हो गई। जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी? सेकंड इनवर्स। और सेकंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। सिंपल सी बात है, ये हो जाएंगी यूनिट्स। अब आपको इन्हीं यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना भी आना चाहिए कि अगर यूनिट ये दे रखी है तो ऑर्डर क्या होगा? हमेशा सेकंड ऑर्डर। रिवर्स में भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, एग्जामिनर का दिमाग बहुत दौड़ता है ना, उल्टा बहुत चलता है। तो वो क्या सोचता है कि सीधा तो सभी पढ़ गया थे, मैं उल्टा पूछ लेता हूँ। वो क्या देगा? वो सेकंड इनवर्स यूनिट दे देगा, k की यूनिट सेकंड इनवर्स डाल देगा और फिर आपसे पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। आप रेट कांस्टेंट निकालने में बैठ जाओगे, लेकिन जरूरत ही नहीं है, रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, उसकी यूनिट दे रखी है रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स है, वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की ही होगी। तो आप उससे पहचान जाएंगे कि कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। ऐसे ही आप सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन को भी पहचान जाएंगे और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को भी पहचान जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि हम मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है, समानताएं क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।